guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching ProTex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 5 है। मेक श्योर आपने पिछले सारे के सारे सेशंस अपने कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आप इस लेक्चर के ऊपर आए होंगे, बिकॉज हर चीज़ बड़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रही है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डीटी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पहली बार, जी हाँ, आज के सेशन में हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स रेट के बारे में। अभी तक हमने जितनी 4 क्लासेस ली वो बहुत बेसिक फंडामेंटल पर आधारित थी कि इनकम क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इंडिया का मीनिंग क्या होता है सेक्शन 225A के अंदर। ये सब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स में कितने कितने रेट होते हैं, क्या कोई पुराना सिस्टम या कोई नया सिस्टम आया है या नहीं आया, हम इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऐसे समझिए आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है, क्योंकि अगर आज की क्लास आपको नहीं समझ आई तो पूरी इनकम टैक्स में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे क्यों सर? बिकॉज आप इनकम टैक्स पढ़ने आए और आपको रेट के बारे में ही सही से ना आता हो तो कैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो इसीलिए आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए ऐसा है कि सरकार ने इनकम टैक्स रेट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक जिसको बोलते हैं स्लैब रेट और एक जिसको बोलते हैं फ्लैट रेट। सर स्लैब में और फ्लैट में क्या फर्क होता है? देखिए अभी बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज की ही क्लास में सीख जाओगे, मतलब अगले 15 मिनट के अंदर आप चीज़ों को सीख जाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है। बट अभी थोड़ा माइंड मैप बनाओ दिमाग में। देखिए स्लैब रेट का मतलब होता है कि आपकी इनकम अगर इतनी है तो कोई टैक्स नहीं, इसके बाद अगर इतनी है तो इतना रेट है, उसके बाद है तो रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्लैब्स। उसे क्या बोलते हैं? स्लैब। स्लैब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेट लिफ्टिंग करते वक्त जब वेट लिफ्टिंग कंपटीशन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका कंपटीशन किसी के भी साथ हो। आपका कंपटीशन जो आपकी बॉडी वेट है ना उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको कितने केजी का डंबल उठाना है ना? यानी वहां पर एक स्लैब्स होती है कि अगर वेट इतना है, जस्ट एन एग्जांपल कि अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको 75 kg का डंबल उठाना है। अगर आप उसे उठा लेते हैं तो इट मीन्स कि आपने वो चैंपियनशिप जीत ली है। आपका वेट अगर 60 kg है तो थोड़ा सा वेट हैवी कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द वेट जो केजीज है, वेट जो है वो हैवी कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही इनकम टैक्स के अंदर अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो स्लैब रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। और हमेशा याद रखना स्लैब रेट से टैक्स होना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि स्लैब रेट में हमको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी तरफ जो रेट होता है वो होता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि आप कितना भी कमा लो आपके ऊपर फ्लैट इनकम टैक्स इतना लगेगा ही लगेगा। उसमें आपको कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलती है, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलता है। फ्लैट तरीके से वो इम्पोज यानी लगाया जाता है। तो चलिए अब बात को थोड़ा सा हम लिख कर देखते हैं सो दैट हमको चीज़ें ज़्यादा से समझ आएंगी। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो अगर हम बात करें अपने पास इनकम टैक्स रेट की, ठीक है, ये लीजिए इनकम टैक्स रेट्स, ठीक है, इनकम टैक्स रेट्स की बात करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में रेट 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। कितने पार्ट में बताओ? 1 and 2। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं अपने पास स्लैब रेट। क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। दोस्तों टेंशन नहीं लेना, लॉ है एकदम से समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा और आज की क्लास में ही समझ आएगा। टेंशन मत लेना, मैं ये नहीं कहूंगा आगे की क्लास में आएगा, आज ही समझ आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, दिमाग खोल के रखना अपना। ठीक है, तो एक होता है आपका स्लैब रेट और एक आपका होता है फ्लैट रेट। क्या होता है बताइए? फ्लैट रेट। मैं आज का पूरा डिस्कशन जो है वो स्लैब रेट के ऊपर करूंगा, मैं फ्लैट रेट की बात नहीं करने वाला। मैं आज की क्लास में फ्लैट रेट की बात नहीं करूंगा। फ्लैट रेट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट आपको मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझा पाऊँ। ठीक है, आज की पूरी क्लास स्लैब रेट के ही नाम होने वाले। ठीक है, स्लैब रेट के अंदर भी हम इसको फर्दर 2 पार्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, इसी को हम न्यू टैक्स स्लैब रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या न्यू टैक्स रेजिम के नाम से भी जानते हैं। और जो इसका सेक्शन होने वाला है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का, दैट इज सेक्शन नंबर 115
BAC ये हमारा सेक्शन होने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसके क्या नाम है, एक तो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और इसी को हम दूसरे शब्दों में न्यू टैक्स स्लैब रेट भी बोलते हैं, और इसका जो सेक्शन यूज होता है दैट इज सेक्शन 115 BAC, ठीक है। इसके अलावा जो पहले सिस्टम चलता था उसे बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम, ठीक है। क्या बोलते हैं बताइए उसको, ओल्ड टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम जो पहले चलता था, जिसको हम सिंपल भाषा में ट्रेडिशनल टैक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। पहले सिस्टम ये चलता था, फिर क्या हुआ, सरकारें क्या करती है, चीज़ों को अकॉर्डिंगली चेंज करती रहती हैं, जैसे जैसे मौसम होता है ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ चेंज करती है। तो यह भी कुछ साल पहले ही आया, 3-4 साल पहले ही आया है, उससे पहले यही सिस्टम हमारा ओल्ड वाला ही फॉलोअप हुआ करता था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो है इसका स्लैब रेट क्या है। दोस्तों अभी पहले 10 मिनट हो सकता है आपको चीज़ें समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे पहले लिखने का मौका दो, फिर मैं आपको एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज़, क्योंकि अब वो सही समय है जब आपको अपना पेशेंस रखना है, लूज नहीं करना, ये नहीं सोचना सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर समझ आएगा, थोड़ा सा पहले टाइम दीजिए, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए इधर प्लीज। तो देखिए डिफॉल्ट टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स स्लैब रेट के अंदर जो हमारा स्लैब रेट होता है वो क्या होता है इसमें कहा जाता है कि फर्स्ट 3 लाख रुपीज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, निल। इसके बाद अगर आप 3,01,000 रुपए कमाते हो से लेकर 6 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपके ऊपर रेट लगेगा एट द रेट, आप ऐसे समझिए 5%। कितना, 5%। इसके बाद अगर आप 6,01,000 रुपए से लेकर 9 लाख तक कमाते हो तो आपका रेट रहेगा 10%। इसके बाद अगर आप 9,01,000 रुपए या फिर 12 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपका रेट रहेगा 15%। और अगर आप 12,01,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपका रेट रहेगा 20%। और अगर आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो, फिर चाहे कितना भी कमा लो, आपका रेट रहेगा 30%। दिस इज कॉल्ड स्लैब रेट। हम इसी को क्या बोलते हैं, स्लैब रेट बोलते हैं। कि पहले 3 लाख रुपए तक आपको कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ये कहती है कि एक इंसान को अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए, अपने पर्सनल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इतना पैसा तो एक साल में खर्च हो ही जाता है। तो ऐसे में अगर कोई इंसान 3 लाख रुपए सालाना कमाता है तो हम उससे कोई इनकम टैक्स नहीं लेंगे। हमारी नज़रों में वो इंसान गरीब है और हम गरीबों से डायरेक्ट टैक्स नहीं लेंगे। वो बात अलग है, हम इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की फॉर्म में लेंगे, बट फिलहाल डायरेक्ट टैक्स तो हम उससे नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार के स्लैब के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपए सालाना कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। लेकिन अगर आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हो, देख लीजिए 3,01,000 रुपए लिखा हुआ है, अगर आपकी सालाना आय 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में आती है तो आपको अपनी इनकम के ऊपर, यानी जो डिफरेंस 3 लाख का है, इसके ऊपर आपको 5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेट सपोज कि अगर मेरी इनकम 6 लाख रुपीस है तो ध्यान देना पहले 3 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और जो अगले 3 लाख से 6 लाख के बीच का डिफरेंस है जो कि 3 लाख है उसके ऊपर 5% लगेगा, यानी 15,000 रुपए मेरा टैक्स बनेगा। समझ रही बात। यदि मेरी इनकम 6,01,000 रुपए मतलब 6 लाख से ऊपर है, 9 लाख तक टैक्स कितना लगेगा, 10%। 9 लाख से लेकर 12 लाख तक की अगर इनकम है तो टैक्स का रेट क्या है, 15%। और 12 लाख से ज्यादा है, अप टू रुपीज 15 लाख, तो टैक्स का रेट क्या है, 20%। और 15 लाख से ऊपर तुम कितना भी कमा लो, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, खरब जो भी है, बिलियंस वगैरह, आपका टैक्स रेट रहेगा 30%। ये कहलाता है स्लैब रेट। स्लैब्स हैं, अब देखिए अगर इस स्लैब में आते हो तो रेट कम है, थोड़ा ज्यादा आता है तो थोड़ा ज्यादा रेट है, दैट इज व्हाट स्लैब। स्लैब इसी को क्या बोलते हैं, स्लैब रेट।
और यही चीज हमारी क्या रहती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। सर एक बात बताइए, डिफॉल्ट क्यों बोला गया? मैं आपको इसका आंसर दूंगा बट थोड़े टाइम बाद, आज ही की वीडियोस में थोड़े टाइम बाद दूंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा। सर क्यों, आपको आता नहीं है? अरे नहीं भाई, आता है बट अभी आप समझ नहीं पाओगे। जब मैं आपको ओल्ड करा दूंगा ना, उसके बाद जब मैं बताऊंगा डिफॉल्ट इसका नाम क्यों रखा है, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये डिफॉल्ट या न्यू टैक्स स्लैब रेट ही बोला जाता है। ठीक है, अब आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और आप उस एग्जांपल को ध्यान से सुनेंगे सो दैट आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 14 कराया था। किसी को याद है सेक्शन नंबर 14 क्या है? अगर याद है तो प्लीज मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी अच्छे व्यूअर्स हैं मेरे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सेक्शन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है प्लीज एक बार कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके दे दो। मैं समझ जाऊंगा कि जेन्युइनली आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। मैं भी तो जानूं कि आप लोग उस चीज को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। इवन अगर आप देख भी रहे हो तो भी, मतलब आप चीटिंग करके भी कर रहे हो तो भी टाइप करो। एक बार टाइप करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद हो सेक्शन नंबर 14 में क्या होता है। वीडियो पॉज करो, जल्दी आंसर दो क्योंकि मैं बोलने वाला हूं सर। ठीक है, देखिए सेक्शन नंबर 14 में आता है 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिससे हम हमारी नेट टोटल इनकम को कंप्यूट करते थे। क्या निकालते थे? नेट टोटल इनकम। ठीक है, अब मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल को प्लीज 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 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये है, जस्ट एग्जांपल, यहां पर हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो कि मिस्टर राम है। ठीक है, मिस्टर राम की जो नेट टोटल इनकम है वो मान के चलो दे रखिए 20 लाख रुपए, यानी मिस्टर राम एक साल के अंदर 20 लाख रुपए कमाते हैं। तो अब सरकार ये पूछ रही है कि मिस्टर शिवम प्लीज आप ये बताइए कि मिस्टर राम का इनकम टैक्स कितना बनेगा। क्या बताइए, मिस्टर राम का इनकम टैक्स कितना बनेगा यदि मिस्टर राम के द्वारा न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया जाता है, जो कि सेक्शन 115 BAC में दे रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या टैक्स बनेगा जरा बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूं। तो अब ध्यान से सुनिए, कितनी इनकम है उसकी? 20 लाख। बताइए कितनी है? 20 लाख। ठीक है, मैं यहाँ इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखना सभी लोग ध्यान से। मैं कहूँगा कि देखो ऐसा है कि भाई मिस्टर राम, आपके पहले जो 3 लाख रुपए ना, फर्स्ट 3 लाख रुपीज है, उसके ऊपर तो कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, सरकार ने माफ कर रखा है। ये देखिए, पहले 3 लाख पर आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद जो 3 लाख 1 रुपए है, 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक आपका टैक्स का रेट रहेगा 5%। मुझे जरा आप लोग बताएंगे इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 2,99,999। लेकिन हम इसको राउंड फिगर करके सेक्शन 288A लगा के इसको क्या कर देंगे? 3 लाख कर देंगे। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 लाख रुपए, जिसके ऊपर टैक्स का रेट ये देखिए लिखा हुआ है 5% है। तो मैं यहां पर लगाऊंगा 5%। ये आपका आ जाएगा 15,000 रुपए। कितना आएगा? 15,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच की जो इनकम है, ये देखिए 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच की इनकम पे इनकम टैक्स रेट कितना बताइए? 10% है। अब आप मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितना है? सर अगेन वही डिफरेंस है, 2,99,999। राउंड ऑफ करेंगे तो वो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये बैलेंस है हमारा 3 लाख, इन दोनों का डिफरेंस, उसके ऊपर रेट लगेगा। देखिए कितना है? 10%। कितना बताइए? 10%। ये आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज। अरे समझ आ रही बात? देख रहे हो, हर इनकम को स्लैब के हिसाब से टैक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 9 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर हमारा स्लैब रेट था 15%। कितना? 15%। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 लाख का है। 3 लाख का निकाल दो आप 15%, ये आपका रहेगा 45,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 45,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद 12 लाख 1 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के बीच का डिफरेंस कितना है? सर 3 लाख। तो 12 लाख से 15 लाख के बीच का रेट क्या है? 20%। तो यानी यहां पर जो आपका डिफरेंस 3 लाख का आ रहा है उसके ऊपर लगेगा 20%, जो कि आपका आ जाएगा 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। यानी मुझे ये समझ आया है कि मेरी इनकम टुकड़ों में टैक्स हो रही है। कुछ टुकड़े पर 5 लग रहा है, कुछ पे 10 लग रहा है, कुछ पे 15 लग रहा है, कुछ पे 20 लग रहा है, कुछ पे 30 लगेगा। मुझे बताइए मेरी इनकम कहां तक टैक्स हो चुकी है? 15 लाख तक। ध्यान दो,
15 लाख तक की मेरी इनकम टैक्स हो चुकी है। 15 से ऊपर कितनी भी हो, इनफाइनाइट लगाया हुआ है, 15 लाख से ऊपर कितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर मुझे 30% से ब्याज देना पड़ेगा। कितने परसेंट से? 30% से। तो अब आप मुझे बताइए कि 15 लाख रुपए से ऊपर मेरी इनकम कितनी है? 20 लाख। कितनी इनकम है बताइए? 20 लाख। अब आप मुझे बताओ 15 लाख और 20 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 लैक्स। इस 5 लैक्स के ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट है दैट इज 30%, जो कि आपको आएगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने अपने पास क्या निकाल दिया? पूरे स्लैब कर दिए। अब आप बताओ आपको ये चीज समझ आई है? जो भी स्लैब वगैरह हमने किए हैं वो क्लियर है आपको या नहीं है ये बताओ? यस सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो 15,000 प्लस 23,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 1.5 लाख, तो ये आपका आ गया 3 लाख। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 1.5 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 3 लाख। यानी मेरा टैक्स बनकर तैयार हो गया 3 लाख रुपीस का। कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। बोलो समझ आया? कितने रुपए टैक्स बना? 3 लाख रुपए टैक्स बना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्लैब रेट। क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। सर एक बात बताओ, हम तो ऐसा समझ रहे थे कि इनकम 20 लाख है जो कि 15 लाख से ज्यादा है और उस पर क्या रेट लगेगा? 30%। तो हम तो सर एक चीज सोचे थे कि 20 लाख की इनकम है तो 20 लाख के ऊपर सीधा निकाल दो 30%, तो ये आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए। अब आप मुझे बताओ कि किसी एंगल से ये चीज ठीक लग रही है आपको? फिर तो ये फ्लैट रेट नहीं हो गया कि जितनी भी इनकम कमाई उसके ऊपर एक फ्लैट 30% लगा दो, फिर वो स्लैब कहाँ रह गया? स्लैब का तो मतलब यही होता है ना कि आप अपनी इनकम को टुकड़ों में लगा रहे हो। कुछ इनकम पे आपके 5% लगा, कुछ पे 10 लगा, कुछ पे 15 लगा, कुछ पे 20 लगा, कुछ पे 30 लगा। इसीलिए तो ये अच्छा सिस्टम बोला जाता है। अगर मैं ये बोलता तुम्हारी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर है उस पर पूरे पे 30 लगा देना, तो लो भाई अगर मैं सेम क्वेश्चन में 20 लाख में 30% लगा देता तो 6 लाख बनता, जस्ट डबल टैक्स बनता। डबल टैक्स। हम तो 3 लाख में भी चोरी करने को तैयार है भाई, 6 लाख में तो भाई साहब पूछो ही मत क्या होता। तुम तो 3 लाख भी नहीं दोगे भाई। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता, इसको बोलते हैं स्लैब रेट। इस तरह से हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो इसको हम फ्लैट रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम? फ्लैट रेट। बोलो समझ आया? अच्छा अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और भी कई टाइप के टैक्स अब इसके ऊपर लगाए जाते हैं, बट अभी क्या है, सरकार ये बोलती है कि जैसे जो, ध्यान से सुनना, सरकार बोलती है कि यूनाइटेड नेशन, आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना हुआ है? कई सारे देश जो है ना वो मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और वो पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वेलफेयर एक्टिविटीज कैसे कराई जाए। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ना कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। पहले इनको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते थे, लेकिन वो 2000 में बनाए गए थे, 2015 तक कंप्लीट करने थे, बट कोई भी देश वो कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए सन 2015 में इसी चीज को थोड़ा अपडेट करके बनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर टोटल 17 गोल है। बताइए कितने गोल है? टोटल 17 गोल है, जिसको हर कंट्री को अचीव करना है 2030 तक। और उन 17 गोल के अंदर एक गोल है, मतलब मैं 2 गोल्स की बात कर रहा हूं, उनमें से एक तो गोल है जिसमें हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, एक अच्छी एजुकेशन की बात करेंगे, और दूसरा हेल्थ केयर एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे कि किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, किस तरह से हॉस्पिटल और बीमारी को टैकल किया जाए, इन चीज पर फोकस किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सन 2000 को बनाए गए थे, लेकिन वो किसी भी कंट्री के द्वारा पूरे नहीं किए जा पाए। तो सन 2015 के अंदर इसको चेंज करके थोड़ा सा अपडेट करके बनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको अचीव करना है सन 2030 तक, और ये टोटल 17 गोल है। उन 17 गोल में से 2 गोल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इन पर सरकार को पैसा खर्च करना है सो दैट इन 2 चीजों को अच्छा किया जा सके। तो सरकार कहती है इन 2 पर पैसा खर्च हम कहां से करेंगे, हमारे पास थोड़ी कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो सरकार ने कहा जो भी टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स पे कर है, हम उनके इनकम टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हम हेल्थ पे करेंगे और एजुकेशन सेक्टर पे करेंगे। इसीलिए जब आप अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइनल निकाल लेते हो तो उसके ऊपर लगता है हेल्थ एजुकेशन सेस, CESS। इसको ना शॉर्ट में मैं आगे चल के HEC बोलूंगा, और इसका रेट है 4%। स्टार्टिंग में जब सरकार हेल्थ एजुकेशन सेस को लेकर आई थी पार्लियामेंट में, तब
तब रेट था 1%, फिर कुछ साल के बाद बढ़ा के कर दिया 2, फिर 2 से कर दिया 3, अब 3 से कर दिया गया है 4। देख रहे हो, थोड़ी सी उंगली पकड़ाई, सरकार ने पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तो ऐसे में सरकार ये बोलती है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत है। तो फंड्स कैसे लेकर आए? तो चलो टैक्स पेयर को बोलते हैं कि वो एक छोटा सा अमाउंट सरकार को इन चीजों के नाम कर दे। तो हमने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाया 4%। सर हेल्थ एजुकेशन सेस सब पर लगे? यस। आप पूरी इनकम टैक्स जो डे 1 से लेकर एंड तक पढ़ोगे, उन सब के अंदर जब टैक्स लायबिलिटी फाइनल निकाली जाएगी तो फाइनल के बाद आप उसमें HEC जोड़ोगे। हेल्थ एजुकेशन सेस रेट क्या उसका 4% है। तो अब अगर हम 3 लाख का 4% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,000 रुपए। आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकली 3,12,000 रुपए, 3,12,000 रुपीज। कितनी आई? 3,12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये देखिए हमने स्लैब रेट लगाया, वो भी कौन से सिस्टम से? न्यू टैक्स रिजिम से। किससे लगाया बताइए? न्यू टैक्स रिजिम से लगाया। ठीक है, और ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया। बोलो यहाँ तक की चीज समझ आई? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स के जो रेट है हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्लैब रेट। अब आई होप कि दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया होगा आपका स्लैब रेट का। मैं बोल रहा था ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको हर चीज समझ आएगी। ठीक है, तो स्लैब रेट का आई होप आपको समझ आ गया। और दूसरा क्या आपका लिए? फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब आप कितना भी कमा लो, आपके ऊपर एक फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। स्लैब रेट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जिसको हम न्यू टैक्स स्लैब रेट के नाम से जानते हैं अंडर सेक्शन 115 BAC, और एक होता है ओल्ड टैक्स रिजिम जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले 3 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, फिर 3 लाख से लेकर 6 लाख की इनकम के ऊपर 5% का इनकम टैक्स लगता है, फिर 6 लाख से लेकर 9 लाख तक की इनकम के ऊपर 10% का टैक्स रेट लगता है, 9 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम के ऊपर 15% का टैक्स रेट लगता है, 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक की इनकम के ऊपर 20% का लगता है, और 15 लाख के ऊपर आप कितना भी कमा लो आपके ऊपर सीधा एक फ्लैट लग जाएगा, दैट इज 30% यानी 30%। तो ये है हमारा न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल हमको क्लियर हो गया। सर एक एग्जांपल और दोगे ताकि हम और अच्छे से समझ पाए? बिल्कुल दूंगा। मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा, सभी लोग इधर ध्यान दें। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। चलो, मैंने कहा कि एक एग्जांपल के तौर पे कि एक पर्सन है, ठीक है, ध्यान से सुनो सभी लोग। एक पर्सन की सैलरी की इनकम, ठीक है, सैलरी की इनकम है, मैं जस्ट एक एग्जांपल लूं आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। देख रहा हूं क्या मैं बोलता हूं कि एक पर्सन है, उसकी सैलरी की इनकम है, सैलरी इनकम, उसका पैकेज है साल का 30 लाख रुपीस का, 30 लाख रुपए का, और उसको ना PGBP से इनकम हो रही है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और वो हो रही है उसको 10 लाख रुपए की। कितने की बताओ? 10 लाख रुपए की, और बस इतनी हो रही है। और आपसे पूछा गया जरा इसका टैक्स निकालो, तो हमको बहुत अच्छे से पता है, हमने वो सेक्शन नंबर 14 के वो 5 हेड्स नहीं पढ़े थे, तो वो पूरा फॉर्मेट हमको याद है। ठीक है, तो अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, सेक्शन 15 से 17 कितने रुपए बताओ? 30 लाख रुपए, 30 लैक्स। इसके बाद इनकम अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सेक्शन 28 to 44 DB, ये कितना है आपका? 10 लाख रुपीज है। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो इसी को हम नेट टोटल इनकम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नेट टोटल इनकम। तो ये आ गई हमारी नेट टोटल इनकम। कितनी बताओ? 40 लाख रुपए। हमारी नेट टोटल इनकम आ गई 40 लाख रुपीज। कितने रुपए आएगी बताओ? 40 लाख रुपए आएगी। अब हम 40 लाख रुपए के ऊपर क्या निकालेंगे? अपना इनकम टैक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें हमारी एनटीआई मिल चुकी है, तो अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? इनकम टैक्स। अब मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन में हम ये एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है बताओ? न्यू टैक्स रिजिम को। तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपका जो स्लैब रेट होता है वो ये होता है कि पहले 3 लाख माफ, फिर 3 से 6 पे 5, फिर 6 से 9 पे 10, 9 से 12 पे 15, और 12 से 15 पे 20, और 15 से इनफाइनाइट के ऊपर 30। तो अब हम इस पे लगाएंगे क्या? स्लैब रेट। तो चलिए हम स्लैब रेट लगाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे अपने पास, क्या लिखेंगे कि कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है, चलिए कैसे? तो हमने कहा कि जो पहले फर्स्ट 3 लाख रुपीज है, पहले 3 लाख रुपए हैं, उनके ऊपर लगेगा निल, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक के बीच का डिफरेंस कितना है ये बताओ पहले। बीच का डिफरेंस है 3 लाख, इसके ऊपर रेट लगे 5% यानी 15,000। कितना बताओ? 15,000। इसके बाद 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 लाख रुपए का। इसके ऊपर रेट क्या लगेगा? 10%, 30,000। इसके बाद 9 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 लाख। रेट कितना लगेगा? 15%, 15,000। 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 लाख। रेट कितना है? 20%। अब ये बताओ 15 लाख से ज्यादा कितना है? 15 लाख 1 रुपए से ज्यादा कितना है? सर इसकी इनकम 40 लाख है, तो 15 लाख से लेकर 40 लाख के बीच का रेट क्या लगने वाला है? 30%। क्या आप लोग मुझे बताएंगे 15 से 40 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? यस सर बिल्कुल बताएंगे। कितना होता है बताइए? 25 लैक्स। तो जो अब आपके 25 लाख रुपए बचे हैं उसके ऊपर रेट लगेगा 30%, जो कि होता है 7.5 लाख रुपए। कितना होता है बताइए? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अरे सॉरी, हाँ 7.5 लाख रुपए। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 25 लाख का 30%, यस बिल्कुल सही है, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 7.5 लाख प्लस 60 प्लस 15, 1 मिनट रुकना, मैंने 5 थी 15, ये 45 होगा, सॉरी दिस इज 45। ठीक है, मैंने गलती कर दी थी, वो 45 है। ठीक है, सही कर लेना। तो 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 7.5 लाख, दिस इज 9 लाख रुपीज। कितना आया? 9 लाख रुपए। ये 9 लाख का टैक्स आया अंडर स्लैब रेट, वो भी न्यू टैक्स रिजिम से 9 लाख का आया। अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे बताओ? हेल्थ एजुकेशन सेस। सर ये लगाना जरूरी है? यस दोस्तों, HEC फाइनली लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप ओल्ड से कर रहे हो या आप न्यू से कर रहे हो या आप फ्लैट रेट से कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 4% का HEC तो लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो ये 4% आपका रहेगा 54,000 रुपीज। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आई 9,54,000 रुपए की। कितने की आई? 9,54,000 रुपए की, 9,54,000 रुपीज की। तो आई होप इन 2 एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 1 और ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 2, इनसे आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हाँ भाई जब हम स्लैब रेट लगाते हैं तो टैक्स की कंप्यूटेशन हम किस तरीके से करते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अभी मैंने बहुत ऊपर से चीज़ों को बताया, अभी तो निकालना सिखाया, अभी इसके प्रोविजंस नहीं सिखाए आपको, सिर्फ कंप्यूटेशन सिखाई है। अभी प्रोविजन भी करेंगे। मैंने क्या बोला था? हम धीरे धीरे करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर हो पाए। ठीक है, बस मुझे अभी तक बताओ, एक काम करें, अभी तक जल्द जो किया उसको रिवाइज करें जल्दी से। यस सर बिल्कुल करवा दो एक बार। तो देखिए हमने क्या, इनकम टैक्स रेट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्लैब रेट, एक होता है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट के अंदर क्या होता है? कोई स्लैब्स नहीं होती है। अगर आपने 1 लाख कमाई तो जो भी रेट है उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, देयर इज नो एग्जम्पशन, राइट। स्लैब रेट के अंदर एक होता है न्यू टैक्स रिजिम, एक होता है ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम के लिए जो सेक्शन यूज किया जाता है दैट इज सेक्शन 115 BAC, जो बोलता है कि 3 लाख तक अगर आप सालाना इनकम कमाते हो आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 6 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख पे 10% का देना है। 9 लाख से लेकर 12 लाख पर 15% का देना है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में जो आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर 20% का देना है। और 15 लाख से ऊपर जो भी आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस इज योर न्यू टैक्स रिजिम। अभी ओल्ड की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये आपको क्लियर हो गया एग्जाम्पल?
यहां तक कि तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, क्लियर हो गया ना? आगे चलें। चलो अब मैं एग्जांपल रब कर रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल रब कर रहा हूं। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको क्या पढ़ा दिया अभी? मैंने आपको न्यू टैक्स रिजिम पढ़ा दिया, ठीक है, न्यू वाला आपको पढ़ा दिया। अब हम ओल्ड वाले की ओर जाएंगे, ठीक है, किसके ओर जाएंगे? ओल्ड वाले की ओर, ठीक है। ओल्ड वाले में क्या है, जो स्लैब रेट्स है ना, जैसे न्यू टैक्स वाले में तो एक ही स्लैब रेट है ना, ओल्ड वाले के अंदर 3-3 स्लैब रेट्स है। कितनी है बताइए? 3-3 स्लैब रेट्स है। बताओ कितनी? 3 स्लैब रेट। अब वो 3 स्लैब रेट किसके हैं सर? उससे पहले आप हमें ये बताओगे कि ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है वो कौन कौन फॉलो कर सकता है? मतलब पर्सन में आपने 7 लोग बताए थे, ये वाला कौन कौन फॉलो कर सकता है? तो देखिए, बात को सुना ध्यान से। आपको पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो क्या कि आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, जिसमें हमने डिफाइन किया था। बताओ किसको डिफाइन किया था? सर हमें याद है, आपने पर्सन को डिफाइन किया था। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, वेरी गुड। जिसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था बताओ? इंडिविजुअल। हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल। सेकंड क्या पढ़ा था बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फर्म। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था अपने पास? कंपनी। फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? कंपनी। फिफ्थ क्या पढ़ा था हमने? फिफ्थ हमने पढ़ा था AOP BOI। फिर हमने 6 पढ़ा था आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। और 7th हमने पढ़ा था अपने पास लोकल अथॉरिटी। याद आ रहे हैं? 7 लोग पढ़े थे। जब हम टैक्स निकालेंगे तो हमें इन 7 के बारे में जानना पड़ेगा कि ये 7 लोग अपना टैक्स कैसे पे करेंगे। तो सर ये 7 का नहीं था? नहीं दोस्तों, ये 7 का नहीं था। ये जो न्यू टैक्स रिजिम है, ये वाला न्यू टैक्स रिजिम, ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के ही लिए है। वो 4 लोग मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये वाला जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये वाला जो टैक्सेशन सिस्टम है, वो सिर्फ 4 लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। और वो 4 लोग कौन से हैं? देखिए, वो है इंडिविजुअल। कौन बताइए? इंडिविजुअल। दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके लिए। तीसरा फर्म। तीसरा क्या बताइए? फर्म। और सॉरी फर्म नहीं है, सॉरी, इंडिविजुअल HEF, ठीक है। और आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। इन लोगों के लिए, बल्कि लोकल अथॉरिटी भी नहीं होता, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। तो ये वाला जो न्यू टैक्स रिजिम है वो 4 लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल, HEF, AOP BOI और AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। तो सर एक बात बताइए, जो रह गए जैसे फर्म हो गया, कंपनी हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, तो क्या ये लोग न्यू टैक्स रिजिम फॉलो नहीं कर सकते? नहीं दोस्तों, उनके लिए सिस्टम अलग तरीके से बनाया गया है। उनके लिए सिस्टम अलग तरीके से बनाया गया है। क्लियर हुई बात? तो इससे टैक्स कौन दे सकता है? इन 7 में से सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, HEF, AOP, BOI और AJP, ये दे सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर की ओर। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम जो है, इसके अंदर 3 स्लैब्स होती है। कितनी होती है बताइए? 3 स्लैब्स। देखो, स्लैब नंबर 1, स्लैब नंबर 1 क्या है? स्लैब नंबर 1 इन जनरल स्लैब है, जिसके अंदर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन कवर होते हैं। सर ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है? दोस्तों थोड़ा सा इस डाउट को होल्ड करना, बिकॉज जो हमारा अगला चैप्टर है ना वो यही कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। बट अभी क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो तो थोड़ा सा मैं दिमाग में बेस तो बनाऊंगा ही, कम से कम एटलीस्ट आप समझ पाओ। अभी तो मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज इसका पूरा सेपरेट चैप्टर है। हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 क्लासेस उसमें लगेंगी, तो 5 to 6 क्लास की बात मैं अभी कैसे कर लूँ? तो अभी बस दिमाग में एक कॉन्सेप्ट मैं डाल रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा आप समझ पाओ। रेजिडेंट वो इंसान होता है जो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा दिन इंडिया में रहता हो।
रेजिडेंट वो इंसान होता है जो भारत में ज्यादा से ज्यादा दिन रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट। जो भारत में कम से कम दिन रहता है उसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। समझ बात, बस इतना समझो, बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। उसके लिए सेक्शन 6 पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अगर आप एक रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, फिर चाहे इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, एजेपी हो, आपके लिए स्लैब नंबर 1 है। स्लैब नंबर 1 क्या बोलता है, स्लैब नंबर 1 ये कहता है कि अगर, स्लैब नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो, अगर आप साल के 2.5 लाख रुपए कमाते हो, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यदि आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो बट अप टू ₹5 लाख, तो आपके ऊपर टैक्स का रेट है 5%। आप 5 लाख 1 रुपए कमाते हो से लेकर 10 लाख रुपए कमाते हो, आपके ऊपर टैक्स का रेट है 20%। और अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो और कितना भी कमाते हो, आपके ऊपर रेट है 30%। दिस इज योर ओल्ड टैक्स रेजिम स्लैब नंबर 1। बड़ा ही सिंपल है। 2.5 लाख तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स देना है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के ऊपर 20% का टैक्स देना है, और 10 लाख के ऊपर कितनी भी हो आपको 30% देना है, जैसे यहां पर आप देते थे। आई बात समझे, ये है आपका ओल्ड टैक्स रेजिम, ठीक है, का स्लैब नंबर 1। अब हम बात करेंगे स्लैब नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे बोलो, स्लैब नंबर 2 की। तो लीजिए, स्लैब नंबर 2 ये किसके लिए होती है, ये होती है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज completed the age of 60 year or more in the relevant previous year। ध्यान से सुनो सभी लोग, स्लैब रेट नंबर 2 जो है वो एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए नहीं होता। इनके लिए तो सिर्फ स्लैब नंबर 1 होती है। ये सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल, और वो भी कौन से इंडिविजुअल के लिए, रेजिडेंट, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो। यानी ये जो स्लैब नंबर 2 है उसमें कौन आएगा, सीनियर सिटीजन आएंगे, और कोई नहीं आएगा। सर अगर मान लो एक नॉन रेजिडेंट है और उसकी एज 60 साल है, क्या वो स्लैब नंबर 2 में आएगा, नो। स्लैब नंबर 2 की 2 कंडीशन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस 60 ईयर और मोर, ये दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो स्लैब नंबर 2 में आएगा। सर अगर फुलफिल नहीं हुई तो वो स्लैब नंबर 1 में रहेगा। स्लैब नंबर 1 एक जनरल स्लैब है, जिसका कोई नहीं उसका स्लैब नंबर 1 आ जाएगा। सर क्या फर्क पड़ता है स्लैब 1 स्लैब 2 में, फर्क पड़ता है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें एग्जम्पशंस लिमिट का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं ना, नीचे क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है तो इनको थोड़ी एक्स्ट्रा छूट मिली हुई है, इनको बोला गया 3 लाख तक के इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी जब हम यहाँ स्लैब नंबर 2 की बात करेंगे तो हम बोलेंगे फर्स्ट ₹3 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर 3 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको सिर्फ 5% का टैक्स देना है। इसके बाद 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको 20% का टैक्स देना है। और 10 लाख से ज़्यादा आपकी कितनी भी इनकम हो आपको 30% का टैक्स देना है। यानी अगर हम मेजर डिफरेंस देखें ना इसमें और इसमें, क्या है तो फर्क इतना है कि जो सीनियर सिटीजन है ना, सरकार ने उनको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी है। बाकी सबको जहां पर 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना, इनके लिए बोला गया आपको 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं देना, बिकॉज आप एक सीनियर सिटीजन हो, हमें आपकी कदर है, आपका बुढ़ापे का समय आ गया है, ऐसे में आपकी सेविंग्स आपके बहुत काम आएगी, तो हम आपके ऊपर टैक्स का कुछ रिलैक्सेशन देंगे सो दैट आप अपनी जो बचे हुए देना वो अच्छे से गुजार पाओ और इकोनॉमी के अंदर आप अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाओ। तो सरकार ने यहाँ पर छूट दी। लेकिन याद रहे सीनियर सिटीजन के साथ रेजिडेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रहे एओपी, बीओआई, एजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। स्लैब नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कवर होंगे और कोई कवर नहीं होगा। सर बस 2 ही स्लैब है? नहीं दोस्तों, 3 स्लैब है। तो सर अब तीसरा किसका होगा? सुपर सीनियर सिटीजन का। किसका होगा? सुपर सीनियर सिटीजन का, जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा होगी। कितनी बताओ?
80 साल या उससे ज्यादा, उसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपका स्लैब नंबर 3 जो है वो यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, स्लैब नंबर 3, तो ये आपका आ जाएगा स्लैब नंबर 3। ये क्या बोलता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज completed the age of 80 year or more in the relevant previous year। अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है, अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपके लिए यूज होगा स्लैब नंबर 3, क्योंकि आप किस कैटेगरी में आ गए, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए। बताइए किस में आ गए, सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर आ गए हो। तो यहां पर सरकार ने थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी है, एक्स्ट्रा, क्योंकि आप तो और ज्यादा नजदीक हो किसके। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि अगर आप पहले 5 लाख रुपए कमाते हैं, फर्स्ट 5 लाख, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी 5 लाख तक के ऊपर पर कोई टैक्स नहीं। यानी जैसे यहां पर है ना, ये देखो, ये रहा, ये जो 5 लाख वाले एरिया है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना। बाकी ये जो 2 चीजें है ना, ये जो 2 चीजें है वो सेम एज इट इज उधर चली आएंगी। ये जो 2 चीजें है ना वो सेम उधर चली आएंगी। कितना बताइए, 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 20%, और यहां पर जैसा था ना 10 लाख से ऊपर जितना भी उसके ऊपर 30%, तो वही चीज मैं लिखूंगा। 10 लाख से ऊपर के ऊपर कितना भी है उसके ऊपर 30%। देखो सरकार कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है। सरकार कह रही है देखो, अगर आप एक इन जनरल हो, जैसे मैं और आप है ना, हमारी एज तो 60 साल से कम है, तो हम लोग स्लैब नंबर 1 के अंदर कवर होंगे। हम अगर साल के 2.5 लाख रुपए कमाएंगे तो हमें कोई टैक्स नहीं देना। फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख पे 20 देना है, और 10 से ऊपर पे 30% का देना पड़ेगा। और स्लैब नंबर 2 के अंदर रेजिडेंट इंडिविजुअल को कवर किया गया, जो कि एक सीनियर सिटीजन है। और सीनियर सिटीजन कौन होता है, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा होती है, तो उनको हमने 50 की रिलैक्सेशन ज्यादा दी है। जो 2.5 लाख है उसको हमने 3 लाख कर दिया है, बाकी सब सेम कर दिया। ठीक है, तो पहले 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, फिर 3 से लेकर 5 के ऊपर 5% का रेट है, 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% का रेट है, और 10 लाख से ऊपर के ऊपर 30% का रेट है। ठीक है, तीसरा स्लैब रखा सुपर सीनियर सिटीजन का, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल। एओपी, बीओआई, एजेपी, एचईएफ कवर नहीं होंगे, सिर्फ इंडिविजुअल कवर होंगे। वो भी कौन से, सुपर सीनियर सिटीजन। सर अगर मान लो किसी पर्सन की एज एग्जैक्टली 60 साल है तो वो किस में आएगा, स्लैब नंबर 2। सर अगर मान लो किसी पर्सन की इनकम एग्जैक्टली 80 साल है तो वो स्लैब नंबर 3 में आएगा। यहां पर बोला गया जो पहले 5 लाख है ना, पहले 5 लाख, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, नील। उसके बाद जो ये 5 और 10 वाला है वो एज इट इज मैंने उठा के वहां लिख दिया। सो सिंपल। आपको अगर याद आ रहा होगा ना, हमारी क्लास नंबर 1 याद करो, रिकॉल करो, जब मैंने आपको बताया था टैक्स क्या होता है, तो बताया था टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट विच इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द जनरल पब्लिक, बताया था ना। फिर हमने टैक्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। याद आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता था जहां बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते थे फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट किया जा सकता था। याद करो उसका थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया था, कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। कैसा होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है बताओ, रिग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि आपकी इनकम कम है तो टैक्स आपका कम बनेगा, आपकी इनकम ज्यादा है आपका टैक्स ज्यादा बनेगा, है या नहीं है, उस टाइम बताया था ना। और रिग्रेसिव में मैंने आपको डॉग का एग्जांपल दिया था कि वो सबको बराबर बराबर काटता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो सबको बराबर काटेगा, बताया था ना आपको, एग्जांपल याद करो। तो देखिए यहाँ पर इसको प्रोग्रेसिव क्यों बोला जाता है इनकम टैक्स को, क्योंकि बहुत खूबसूरती से बनाए गए। अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, इसका मतलब सरकार की नजरों में आप गरीब हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच कमाते हो आपको सिर्फ 5% देना है, आप 5 से भी ज्यादा कमाते हो तो आपको 20 देना है, और आप 10 से भी ज्यादा कमाते हो तो 30 देना है। कितनी खूबसूरती से टैक्स को डिजाइन किया गया है।
आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स बोला जाता है। देख लो हर क्लास बड़ी इंटरलिंक है। शायद फर्स्ट क्लास में जब मैंने वो पॉइंट प्रोग्रेसिव का लिखवाया था आप लोगों ने उसको थोड़ा सा रट लिया होगा, बट अब आप उस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे होगे। ऐसे ही इनकम टैक्स में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको जैसे बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीज समझ आ जाएंगी। तो भाई पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक कोई डाउट? भाई प्लीज बताओ ना, कोई डाउट है यहां तक? तो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम समझ आया? यस सर, बिल्कुल समझ आया। सर अब ना थोड़े से डाउट्स आ गए। सर कौन से डाउट? सर डाउट ये आ गया अब हमारे पास कि अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ओल्ड और न्यू दो अलग अलग क्यों बनाए गए है ना? सर देखिए ओल्ड और न्यू इसलिए अलग अलग बनाए गए क्योंकि एसएससी के पास ये ऑप्शन है कि अगर उसका टैक्स इससे कम बन रहा है तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर ले, अगर उसका टैक्स इससे कम बन रहा है तो वो इस स्कीम को ऑप्ट कर ले। तो सर बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। इसमें क्या है? कुछ कंडीशंस भी हैं। सर क्या कंडीशन है? देखिए जो हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें आप जैसे आपको मैंने एनटीआई निकालना सिखाया था आप वैसे ही एनटीआई निकालें। सर कैसे निकालना सिखाया था? याद करो, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से 17 प्लस करते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 प्लस करते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी सेक्शन 28 से 44 डीबी ऐड करते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55 ए ऐड करते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59। पांचों को ऐड करते क्या आता है? टोटल हेड्स ऑफ इनकम आती है। फिर हम उसमें ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 टू 64। फिर हम लेस करते हैं क्या? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या? सेक्शन 70 टू 74। माइनस करने का क्या आता है हमारे पास? ग्रॉस टोटल इनकम आता है। फिर हम लेस करते हैं डिडक्शन 80C टू 80U क्या आता है? नेट टोटल इनकम आता है। फिर उस नेट टोटल इनकम के ऊपर हम अपना जो भी स्लैब होगा, चाहे स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3, अकॉर्डिंगली हम टैक्स निकाल देंगे और लास्ट में HEC हेल्थ एजुकेशन सेस 4% लगा देंगे, है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल प्रोविजन आपका चलेगा। अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है तो यार आपको ना कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक मिनट सर, कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी? व्हाट डू यू मीन सर कि कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? देखिए कंडीशन इसलिए फुलफिल करनी पड़ेंगी बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, यहां रिलैक्सेशन 2.5 की है, यहां 3 की है। यहां पे 10 लाख के ऊपर सीधा रेट क्या लग रहा है? 30। यहां 15 के बाद लग रहा है 30। तो हमें प्राइमा फेसी देख के समझ आ गया कि इसके अंदर टैक्स कम बनेगा। अब क्योंकि इसके अंदर टैक्स तुम्हारा कम बनेगा तो सरकार इतनी आसानी से तुम्हें देगी भी नहीं। इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ पश्चाताप करना पड़ेगा। सर मतलब ये कुछ कंडीशंस है। तो सर ऐसे बोलो ना, ये क्या पश्चाताप कर रहे हो? हमें तो कुछ और समझ आ रहा था, ठीक है, हमने तो और कुछ पाप किया, हमें लगा आपको पता चल गया। अरे नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। पश्चाताप इन द सेंस की कुछ कंडीशंस है। तो चलिए अब हम कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं नोट डालता हूं और इस नोट को प्लीज सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये नोट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये नोट हमें बताता है सर्टेन deductions are not allowed. Certain deductions are not allowed under section 115 BAC. अगर हम सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हैं तो जो अब मैं लिखवाने वाला हूं वो वाली डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो वाली डिडक्शन आपको क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। सर कौन कौन सी डिडक्शंस है? दोस्तों यही तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। तो सर एक बात बताइए, अगर हम ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करते तो क्या ऐसा आप कुछ लिखवाते? नहीं दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको जो डिडक्शन मिलती है वो तुमको मिलकर रहेगी। दिक्कत आती है न्यू टैक्स रिजिम में कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ सर्टेन डिडक्शंस आपको माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि यहां मिलता था, ओल्ड में मिल जाता था, न्यू में तुमको नहीं मिलेगा। सर वो कौन कौन से? चलो मैं लिस्ट बनवाता हूं। तो सबसे पहली जो हमारी दैट इज सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 5 दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। क्या है बताइए? लीव ट्रैवल कंसेशन। अब ये LTC बोलते हैं इसको,
लीव ट्रैवल कंसेशन। देखिए लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये हर आगे के चैप्टर में बड़ा मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके दिमाग में डाल दूंगा। बाकी हम पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के अंदर डिटेल आने वाला है, हर एक कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी चैप्टर से लिंक करता हुआ है और वहां हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी क्योंकि जिक्र हो रहा है तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, भले ही थोड़ा सा बताऊं लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है। देखिए लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को आने जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कुछ पैसे के फॉर्म में पैसा देता है तो सरकार ने उसके ऊपर कुछ एग्जम्पशंस दे रखी हैं। एग्जम्पशन का मतलब होता है कुछ छूट दे रखी है कि उतने से आपकी इनकम कम कर दी जाएगी। तो अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है तो लीव ट्रैवल कंसेशन पे मिलने वाली एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी। लीव ट्रैवल कंसेशन पे जो एग्जम्पशंस मिल रही थी वो आपको नहीं मिलेंगी। सर एक बात बताइए, अगर हमने ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो किया होता, जो भी हमारा बनता है, जो भी एज के हिसाब से बनता है, अगर हमने ये फॉलो किया होता तो क्या हमें एलटीसी की डिडक्शन मिलती? आंसर इज यस मिलती। क्योंकि तुमने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया है तो तुमको पहले ही हमने बहुत सारी छूट दे रखी है, तो इसलिए हम एलटीसी वाली छूट अब यहां पर नहीं देंगे। दोस्तों टेंशन मत लेना, मैं अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं अगर आपको 40% भी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है। क्यों सर 60 क्यों नहीं, पूरा 100 क्यों नहीं? क्योंकि ये टॉपिक आगे बहुत डिटेल में पढ़ने, अभी तो जस्ट मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। इन टॉपिक पर तो हमें डिटेल डिस्कशन करनी है, तो डिटेल वाली चीज आपको 1 मिनट में कैसे समझ आ जाएगी, है ना? तो इसे अपने आप को होपलेस मत करना कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। वो अभी हमने किया नहीं डिटेल में, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अभी मेरी बातों को सुनते हुए चलो, ठीक है। तो अगर तुमने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है तो तुम्हें एलटीसी पर मिलने वाली एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, लीव ट्रैवल कंसेशन पर मिलने वाली एग्जम्पशन तुमको नहीं मिलेगी। समझ आएगी बात? यस सर। सर ये जो सेक्शन 10 है ये क्या बताता है? देखो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आगे भी बताता बट अभी बता देता हूँ। जब मैं सेक्शन 10 लिखूं तो समझ जाना एग्जम्पशन का सेक्शन है, क्योंकि इनकम टैक्स ने सेक्शन 10 को एग्जाम वाले में लिखा है। सर एग्जम्पशन क्या होती है? एग्जम्पशन वो होती है जिसको इनकम माना ही नहीं गया है, सरकार ने इसके ऊपर छूट दे रखी है। छूट का मतलब ये है कि ये आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा, और ऑन पेपर अगर तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी तो तुम्हें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो सेक्शन 10 जब भी आ जाए खुश हो जाना, क्योंकि किसका सेक्शन होता है? एग्जम्पशंस का होता है। तो सर क्या न्यू टैक्स रिजिम वाले को एग्जम्पशन 10(5) वाली मिलेगी? हाँ नो, हेडिंग पढ़ो। Certain deduction are not allowed. Certain deduction are not allowed under section 115 BAC. न्यू टैक्स रिजिम वालों को ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या था? लीव ट्रैवल कंसेशन। कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे। सेकंड पॉइंट हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A रूल 2A, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंसेस। सर ये हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? इसको ना शॉर्ट में HRA बोलते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हाउस रेंट अलाउंस ये सैलरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। होता ये कि एम्प्लॉयर ना अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर नहीं देता, बल्कि कहता है अगर तुम किराए पर रह रहे हो तो मुझसे ना किराया लेते रहना, क्योंकि तुम मेरे अच्छे एम्प्लॉय हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर रेंट का बर्डन आए। तो तुम मुझसे जो भी किराया पे करते हो ना, मुझसे कैश में ले लिया करो, तुम अपने मकान मालिक को अपनी जेब से दे दो, बाद में मुझसे ले लिया करो। तो ऐसे में एम्प्लॉय ने जो बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को दिया उसे क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंस मतलब कैश होता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस। तो HRA के अंदर ना एग्जम्पशन मिलती है। कहा यह जाता है कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देता है तो वो टैक्स होता है, यानी वो सैलरी में ऐड होता है। सैलरी में ऐड मतलब NTI में ऐड होता है। लेकिन सरकार कहती है क्योंकि घर का सपना हर किसी का होता है, तो हम कुछ डिडक्शन दे देते हैं जिससे आपकी इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो डिडक्शन हम तुमको 10(13)A में देते हैं। सेक्शन 10 सेक्शन 13A में एग्जम्पशन देते हैं, तुम्हारी इनकम ऑन पेपर कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करोगे तो तुम्हें HRA की एग्जम्पशन हम नहीं देंगे। सर कितनी होती थी एग्जम्पशन? फिर भी सैलरी चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। सर फिर भी बता दो ना, हम चेक करना चाहते हैं आपको आता ही नहीं आता, यही तो रह गया। चलो मैं बता ही देता हूँ, बात आ गई इज्जत पर, ठीक है। तो भाई देखिए सेक्शन 10(7)(13)A रूल 2AA हमें बताता है हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक्चुअल HRA रिसीव, दूसरा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ RBS मींस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, और तीसरा 50% ऑफ RBS इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी और 40% ऑफ RBS इन केस ऑफ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी। बोलो समझ आया?
नहीं आया ना तो बोल तो रहा था भैया रुक जाओ, लेकिन तुम्हें तो चेक करना था टीचर को आता नहीं आता है, थोड़ा शांत रहो भाई, सैलरी चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके सर समझ गया आपको आता है। बेटा 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, कितनी 13, ठीक है, एक बार 13 को लिख कर देखना जरा, ठीक है, तुम्हें 13 साल पढ़ते हुए नहीं होंगे, तुमने 13 मिनट भी नहीं पढ़ा हुआ, 13 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो फर्क समझते हो ना। तो यार चीज़ें आती, जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो, आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो इट मीन्स हम पढ़ेंगे, आपसे ज़्यादा मुझे आपकी टेंशन है, ठीक है। तो प्लीज़, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, जो कि होते हैं आपके पर्सनल अलाउंसेस। पर्सनल अलाउंसेस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड में, अप टू 2 चिल्ड्रन माफ होता है। हॉस्टल अलाउंस होता है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के रहने के लिए कोई पर्सनल अलाउंस देता है तो उस पर्सनल अलाउंस की उसको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। 10 देखते के साथ समझ जाना डिडक्शन मिलती है, यानी उसकी इनकम कुछ कम कर दी जाती है। लेकिन अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करोगे तो वो इनकम तुम्हारी कम नहीं की जाएगी, यानी तुम्हें उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ आई बात। ये भी हम ये तीनों पॉइंट हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे, देख लेना तुम, ठीक है। सैलरी चैप्टर में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पशन तुमको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई तो सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 10(13) है हाउस रेंट अलाउंस, और सेक्शन 10(14) किसके लिए, आपका पर्सनल अलाउंस के लिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। ये क्या होता है आपका डेली अलाउंस, डेली allowances to MP member of parliament and member of legislative assembly MLA, ठीक है, MLA। तो देखिए जो डेली अलाउंस होता है, डेली अलाउंस क्या होता है, जो MP MLA होते हैं ना, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के थ्रू चुनकर आते हैं, ठीक है। जब ये चुनकर आते हैं तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब ये पब्लिक वेलफेयर के लिए जब काम करते हैं तो इन्हें अगल बगल में कहीं जाना पड़ता है उस एक्टिविटी को करने के लिए, तो सरकार की तरफ से इनको डेली अलाउंस मिलता है, मतलब आने जाने का खर्चा मिलता है, जो कि इनके हाथ में माफ होता है, मतलब उसके ऊपर इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी पूरी इनकम क्या हो जाती है, जीरो मान ली जाती है, मतलब जो भी डेली अलाउंस मिला वो आपकी इनकम ना मान के वो माइनस हो जाती है, ठीक है। क्या मिल जाती है आपको, डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करेंगे तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं तो ये वाली डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। बोलो क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 32, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम। क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर जब कोई असेसी टैक्स की चोरी करने की इंटेंशन करता है तो वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करता है, अलग अलग जगहों पर करता है, सो दैट वो टैक्स की चोरी कर पाए। अगर सरकार उसको पकड़ लेती है तो वो आपकी इनकम में क्लब कर दी जाती है। अब मान लीजिए आपका कोई माइनर चाइल्ड है जिसकी एज 18 साल से कम है और उसके लिए आपने कोई एफडी खुलवा ली जिससे उसे रेंटल इनकम हो रही है, तो वैसे ये रेंटल इनकम किसकी मानी जाएगी, फादर की मानी जाएगी, उसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। बट पूरी ऐड ना करके कुछ एग्जम्पशन मिल जाती थी 1500 रुपए पर मंथ की, वो एग्जम्पशन अब आपको नहीं मिलेगी। यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 की जो एग्जम्पशन है वो आपको अलॉट नहीं की जाएगी। बोलो समझ आई? इसके बाद अगला पॉइंट है सेक्शन 10AA, दैट इज एग्जम्पशन हॉलीडेज। अरे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात तो कर लूं। हेलो इधर हेलो, समझ आ रही चीज़ है? ऐसा होता नहीं आज कुछ ऊपर से जा रहा हो, टेंशन नहीं लेना। ये वाली चीज़ अगर थोड़ी सी ऊपर से जा भी रही ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की तुमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जम्पशन हॉलीडेज फॉर यूनिट एस्टैब्लिशमेंट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा इलाका होता है जहां पर आप जो भी माल बना रहे हैं उस माल को आप एक्सक्लूसिवली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, एक ऐसा एरिया जहां पर आपको सारी सुविधाएं दे दी जाए,
तो इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा ही नहीं होगा? यस बिल्कुल होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। तो उस इलाके को हम बोल देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां से जो भी माल बनेगा हम उसको एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट ही करेंगे। क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो उनको ना कुछ टैक्स में हॉलीडेज मिल जाती हैं, छूट मिल जाती है। तो अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया तो वो छूट आपको नहीं दी जाएगी, सेक्शन 10AA वाली। बोलो क्लियर है ये बात? तो एग्जम्पशन हॉलीडेज फॉर यूनिट एस्टैब्लिशमेंट इन SEZ आपको नहीं अलॉट की जाएगी। इसके बाद आपको अगला जो मैं आपको बता रहा हूं वो सुनिए, 7th पॉइंट, सेक्शन 16 क्लॉज 2 और सेक्शन 16 क्लॉज 3, ये होता है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। किसके लिए? नहीं, ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं, ये तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। और ये वाला सेक्शन ना मैं इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि ना मुझे और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं स्पेस थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगला सेक्शन में इसके कॉमा करके लिख देता हूँ, सेक्शन 16 क्लॉज 3, ठीक है। ये आपका होता है प्रोफेशनल टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। देखिए ये सैलरी वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। होता ये है कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, अगर उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से अगर कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, यानी कैश की फॉर्म में कोई पैसा मिल रहा है, तो उनको डिडक्शंस मिल जाती हैं। कुछ क्या मिल जाती है? डिडक्शंस। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करेंगे तो आपको ये वाली डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, ठीक है। अभी ज्यादा मत पूछना, मैंने बोला ना ये आगे जब चैप्टर्स पढ़ोगे उनमें डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। बस अभी भूमिका बना लो आप अपनी, ठीक है, भूमिका बेस। दूसरा सेक्शन 16 क्लॉज 3 दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन 2500 रुपए तक की मिलती है, तो वो डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया। सर एक क्वेश्चन पूछे? चलो पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमने ये ओल्ड वाला फॉलो किया होता तो क्या ये सब मिल जाते हैं? भाई कितनी बार बताऊं? यस, ये सारी डिडक्शन आपको मिल जाती है अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम को फॉलो किया होता। बट न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है तो ये वाली डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। बोलो क्लियर है? यस सर। चलिए सर अब आगे चलो। इसके बाद अपना आते हैं सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 8 पर। सेक्शन नंबर 32 जो होता है ना, वो हमारा डेप्रीशिएशन का होता है। किसका होता है बताओ? डेप्रीशिएशन का। देखिए जब आप पीजीबीपी पढ़ोगे ना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो मैं आपको सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि आपके पास जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर आप क्या क्लेम करोगे? डेप्रीशिएशन क्लेम करोगे। क्या क्लेम करोगे? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन भी एक तरह की डिडक्शन होती है। तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स ने एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि ये पर्टिकुलर आइटम पर ये डेप्रीशिएशन का रेट होगा, ये पर्टिकुलर आइटम पर ये डेप्रीशिएशन का रेट होगा। तो जो रेट है आप 40% से ज्यादा का डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी चीज के ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है 50%, 60% या 100%, तो मैक्स टू मैक्स आपको डेप मिलेगा वो भी 40% का, वो भी सेक्शन 32 के अंदर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैक्सिमम अप टू एट द रेट 40%। आपको डेप का डिडक्शन तो मिलेगा बट 40 तक मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है दैट इज सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2A, ठीक है। ये जो हमारा होता है ये होता है एडिशनल डेप्रीशिएशन का, ठीक है। ये 2 नहीं, ये 1 है, ठीक है। ये होता है हमारा एडिशनल डेप्रीशिएशन, एडिशनल डेप्रीशिएशन। तो आपको एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। जब मैं आपको पीजीबीपी पढ़ाऊंगा ना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो बताऊंगा सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 के ए के अंदर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हो, तो आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी है आप उसका एडिशनल डेप्रीशिएशन, नॉर्मल तो मिलेगा, आपको और एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा, यानी एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर लिया है तो आपको वो एडिशनल डेप्रीशिएशन वाला बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। बोलो यहां तक की बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आई। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 दैट इज नोटिफाइड साइंटिफिक रिसर्च। नोटिफाइड साइंटिफिक
रिसर्च, जिसमें आपके कॉलेजेस आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे। अगर ये भी मैं आपको पीजीबीपी में पढ़ाऊंगा, ये वाला भी टॉपिक किससे रिलेटेड है, आपका पीजीबीपी से रिलेटेड है। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कोई डोनेशन दिया है, तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लास 2 के अंदर उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है, पीएनएल अकाउंट में उसको डेबिट कर सकते हो। इससे आपका नेट प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम बनेगा। लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है तो ये वाली डिडक्शन क्लेम करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। बोलो समझ आई बात? ये सर बिल्कुल हमको ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद हमारे पास 11th पॉइंट आता है, दैट इज सेक्शन 35 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 2 बल्कि ए और लगा दो, क्लॉज 2A। ये क्या बोलता है? ये अपने पास बोलता है कि अगर नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, अच्छा ये जो हमारा सेक्शन है ना, ये अप्रूव्ड इंडियन कंपनीज के लिए है। ठीक है, अप्रूव्ड कंपनीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को, तो ऊपर वाले में आ जाएगा। आपने डोनेशन दिया किसी कंपनी को कि वो साइंटिफिक रिसर्च करे और आपने सिर्फ उसको पैसा दिया है, वो आपके बिहाफ पे रिसर्च करेगा, तो आपको जो डिडक्शन मिलती थी, ये डिडक्शन आप क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा अगर 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 आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है तो। समझ आई बात? समझ आ रही है ना? सारा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी बस सुनते चलो मेरी बातें। अगर 40% भी समझ आ रही है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसका मतलब। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम अगला सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज 12। वो 12 क्या है? सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सोशल साइंस रिसर्च के बारे में। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल साइंस। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया जो सोशल साइंस को प्रमोट करेगा, स्टैटिकल साइंस को प्रमोट करेगा, तो हम जो आपको डिडक्शन इस वाले सेक्शन में देते थे वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो किया है। हाँ, अगर तुम ओल्ड करोगे तो ये सब कुछ तुम्हें अलाउ हो जाएगा, ये सबका सब कुछ तुम्हें अलाउ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 ये आपका है सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD आपका इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। यहां पर सरकार बोलती है कि अगर आपने सरकार की बताई हुई जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। बट क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया है तो ये वाली डिडक्शन क्लेम करने का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 है सेक्शन नंबर 35 2AA, जो कि बोलता है अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी। अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी। अगर आपने कोई अप्रूव्ड लैबोरेटरी वगैरह बनवाई है तो आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 15, अगर कोई आपको आपके एम्प्लॉयर से, ठीक है, परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, परक्यूजिट्स सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर अगर आपको कोई परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, वो भी किससे मिल रहे हैं? आपको एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, या फिर आपको कोई अलाउंसेस कैश की फॉर्म में पैसा मिल रहा है। फैसिलिटी को परक्यूजिट बोलते हैं, अलाउंसेस को कैश की फॉर्म में बोलते हैं, जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, तो उस पर जो डिडक्शंस आपको दी जाती थी वो डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी, वो डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ खामियां हैं कि अगर आप इन टैक्स को फॉलो करते हो, न्यू टैक्स को फॉलो करोगे, तो आपको ये वाली एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी, ये वाली कोई एग्जम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। बोलो ये समझ आई बात? दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक आज हमने निपटा है, बहुत बड़ा टॉपिक।
मतलब ऐसे समझिए कि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बट मैं उम्मीद करूँगा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट कराऊंगा, हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। वो लास्ट पॉइंट ये है कि सुनो, लास्ट पॉइंट मेरा ये है, बहुत से बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक बात बताइए, क्या हम ईयर टू ईयर बेसिस पर प्लान को चेंज कर सकते हैं? मतलब सर, मतलब हम चाहते हैं इस साल न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो करना और अगले साल हम चाहते हैं कि हम फॉलो करें ओल्ड टैक्स रिजिम। 4 साल तक हम ये फॉलो करेंगे, फिर हमारा मन बदलेगा, फिर हम न्यू में आ जाएंगे। तो इसका आंसर यस भी है और इसका आंसर नो भी है। इसका आंसर यस भी है और इसका आंसर नो भी है। कैसे है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी ये जो आपका न्यू टैक्स रिजिम वगैरह या ओल्ड टैक्स रिजिम है ना, मैं इसके लिए ना एक नोट लिखवाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं नोट लिखवा रहा हूँ, ये लो, ये नोट ध्यान से सुनना। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस और प्रोफेशन की। आपको तो पता ही है बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस में आप गुड्स को खरीदते बेचते हो, पैसा कमाते हो। प्रोफेशन में आप सर्विसेज को रेंडर्ड करते हो, सर्विसेज को रेंडर्ड करते हो। देखिए, क्या आपकी कोई पीजीबीपी की इनकम है? यस या नो? सर मतलब 5 हेड होते हैं ना, क्या आपकी इनकम पीजीबीपी से है? यस तो ऊपर वाले में आ जाओगे, नहीं है तो नीचे वाले में आ जाओगे कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहां पर आ जाओगे। अगर तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम है, अगर तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम है तो तुम शिफ्टिंग कर सकते हो। शिफ्टिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स की ओर जा सकते हो कि आपने पहले ये डिफॉल्ट टैक्स लिया हुआ था, अब आप ओल्ड में जाना चाहते हो। यस, इट कैन बी पॉसिबल, बट याद रहे कि आप एक बार अपने बिजनेस में इस स्कीम से बाहर निकल गए और आपने न्यू ओल्ड वाली स्कीम फॉलो कर ली तो आप लाइफ टाइम उस स्कीम को वापस नहीं ले सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है कि अब हम ओल्ड से न्यू की ओर शिफ्ट हो जाए तो भाई उस बिजनेस से आप ये काम नहीं कर सकते हो। आपको पहले बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा और फिर एक नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और आप उस कंपनी के लिए काम कर सकते हो, बट उस कंपनी के लिए काम नहीं करोगे जिसमें आपने पहले ही अपने आप को शिफ्ट करवा दिया है। यस यस यस, शिफ्टिंग पॉसिबल। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं सैलरी से भी इनकम कमाता हूं, मैं पीजीबीपी से भी इनकम कमाता हूं। मैं सोच रहा हूं कि न्यू टैक्स रिजिम पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूं। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं न्यू से कहां शिफ्ट हो जाऊं, ओल्ड की ओर शिफ्ट हो जाऊं। तो यस, मैं हो तो सकता हूं, लेकिन हो जाने के बाद अब मैं ओल्ड से न्यू पर नहीं आ सकता हूं उस बिजनेस के अंदर। अब या तो मैं बिजनेस को बंद कर दूं लीगल तरीके से और फिर एक नई कंपनी बनाऊं और न्यू पर आ जाऊं, ये कर सकता हूं, बट मैं सेम कंपनी का ईयर टू ईयर बेसिस पर चेंज नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा कि शिफ्टिंग तो पॉसिबल है बट वन टाइम ओनली। आप एक बार अपने आप को ओल्ड से न्यू पर शिफ्ट कर सकते हो, फिर दोबारा नहीं कर सकते हो। आई बात समझे? दूसरा केस कि पीजीबीपी के अंदर आपकी पीजीबीपी की इनकम ही नहीं है, आपकी इनकम सैलरी से है, आपकी इनकम कैपिटल गेन से है, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से है, इनमें से किसी एक या दो से है, बट पीजीबीपी से नहीं है। तो ऐसे केस में आप शिफ्टिंग कर सकते हो, जो कि ऊपर भी कर पा रहे थे, बल्कि शिफ्टिंग आप न्यू से टैक्स में, न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स में कर सकते हो और ओल्ड से न्यू में कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम, कोई रोक टोक नहीं है। आपका मन कर रहा है कि इस साल मैं ओल्ड से निकालूं, आपका मन कर रहा है अगले साल न्यू से निकालूं, यस यू कैन डू इट। यानी कि अगर आप धंधा नहीं करते हो, आप धंधा नहीं करते हैं, आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आप ईयर टू ईयर बेसिस पर ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड पर जा सकते हो। तो बेहतर होगा कि आप अपने सीए को या खुद से ही आप अपना टैक्स निकालो कि ओल्ड से कम बनता है या न्यू से कम बनता है। तुम्हारा टैक्स जिससे भी कम बनता हो तुम वो स्कीम फॉलो कर लो। सर क्या ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है? मैंने अभी बोला ना, अगर तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम है तो नहीं हो सकता, और अगर तुम्हारी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो हो जाएगा। ये जो बोला था ना, पीजीबीपी की इनकम है तो पॉसिबल नहीं है बार बार ईयर टू ईयर चेंज करना, आप एक ही बार कर सकते हो। और अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो तुम बार बार चेंज कर सकते हो। यानी कि छोटे एसएससी को टारगेट किया गया है, बिजनेसमैन को नहीं। बिजनेसमैन के लिए थोड़े हार्ड रूल हैं, नॉर्मल इंसानों के लिए थोड़े लीनियंट रूल है। तो सर क्या हम ऐसा टैक्स प्लानिंग के तौर पे कर सकते हैं कि हम दोनों से टैक्स निकाल लें और जिससे कम बने हम वो स्कीम ऑप्ट कर लें? यस।
अब यहाँ पर एक इंटरव्यू का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इंटरव्यू हो सकता है आपसे ये पूछे कि बाय डिफॉल्ट जब हम रिटर्न भरते हैं, ITR भरते हैं, तो उस वक्त कौन सी स्कीम आती है, ओल्ड आती है, न्यू आती है? तो भाई अभी बाय डिफॉल्ट जो स्कीम आती है वो न्यू आती है, इसीलिए इसका नाम है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। याद है क्लास की स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट पे मैंने आपको बोला था इसका नाम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। क्यों रखा गया, अब आपको रीजन समझ आया? क्योंकि जब हम रिटर्न भरते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, पढ़ाऊंगा आपको ROI वाले चैप्टर में, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जब हम रिटर्न भरते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो पोर्टल है वो इस स्कीम को लेकर बैठा होगा, इसीलिए इस स्कीम का नाम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। और अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे उसमें सेटिंग करके उसको चेंज करके ओल्ड पे लाना पड़ेगा। आ रही बात समझे? कोई डाउट? ठीक है, तो अभी आज मैं इतना रखूंगा। आज थोड़ी लंबी क्लास होगी और थोड़ा टेक्निकलिटी ज्यादा हो गई है, तो प्लीज आप इस चीज को देख लीजिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का? ठीक है, सो गाइज आज अभी इतना ही रखेंगे। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दे रखा है, आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे टाइप कर देना प्रो टैक्स अड्डा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दिया करो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी दे दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, सो गाइज आज के लिए इतना ही। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाइड ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।